दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो इंसानियत को झकझोर देने वाली कहानी है। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजें, जिससे मुझे भी पता लगे कि आपको कहानी कैसी लगी। एक बहुत पुराने अस्पताल का एक सुनसान और वीरान कोना, जहां केवल 5 प्राइवेट वार्ड थे। हालांकि ये अस्पताल बहुत बड़ा था, लगभग 2-2.5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ, पर यही कोना एकांत में था। शायद कमरे काफ़ी पुराने होने की वजह से यहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत कम था। तो दोस्तों, ये तो हुई एक अस्पताल की बात। अब आगे की कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी एक नर्स शिवानी की है और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम शिवानी है और मैं आपको अब से 7 साल पहले की बात बता रही हूँ। कुछ समय से मेरे पापा की आंखों से कम दिखाई दे रहा था। जब वो ज़्यादा परेशान हो गए तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा हॉस्पिटल में मेरी आंखें चेक करवा दो। मैंने कहा ठीक है, और मैंने उस अस्पताल में जहाँ पर मैं काम कर रही थी वहाँ के एक बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया। 2 दिन बाद डॉक्टर ने पापा की आंखों की अच्छे से जांच की और बताया उनकी दाहिनी आंख में मोतियाबिंद है और इसका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। इन्हें एडमिट करवा दो। डॉक्टर के कहे अनुसार मैंने पापा के एडमिशन के लिए बात कर ली। चूँकि ये एक बड़ा और नामी गिरामी अस्पताल था तो यहाँ मरीजों का तांता लगा रहता था। इस समय भी लोग वेटिंग में लगे हुए थे। हमें भी एक समस्या थी कि हमें कहीं भी कोई कमरा मिल नहीं रहा था। घर में सभी परेशान थे। ऑपरेशन भी बेहद ज़रूरी था। खैर, मैं भी पूरी शिद्दत से कोशिश में जुट गई। आखिरकार बताया गया कि अस्पताल के एक हिस्से में जहां 5 कमरे हैं उनमें एक कमरा खाली है और बाकी 4 कमरों को स्टोर रूम बना दिया गया है। अगले दिन जब लंच टाइम था तब मैंने सोचा चलकर रूम देखा जाए और मैं चल दी। 5-7 मिनट चलने के बाद वो कमरे दिखाई दिए। एक लंबे अंधेरे गलियारे की तरफ 4 कमरे थे और सामने 5वां और आखिरी कमरा था। एक तरह से अस्पताल का ये हिस्सा बाकी जगह से कटा सा था और यहाँ ड्यूटी रूम, जहाँ नर्स और डॉक्टर अपनी डे और नाइट की ड्यूटी करते रहते थे, तो ये ड्यूटी रूम भी कमरों से दूर था। खैर, इतनी मुश्किल से कमरा मिलने पर मैंने चैन की सांस ली। अब अगले दिन ही पापा को एडमिट कर लिया गया। 2 दिन तक उनके टेस्ट होने थे और फिर ऑपरेशन होना था। अब पापा के साथ मम्मी या फिर मेरे भाई को रुकना था। आज रात भाई पापा के साथ रुक रहा था। अब शाम हो रही थी और मैं अपनी ड्यूटी ख़त्म करके कमरे की तरफ आ गई। कमरे के बाहर के सन्नाटे और बल्ब की हल्की रोशनी कुछ अजीब सी लग रही थी। भाई भी खाना लेकर थोड़ी देर पहले ही आ गया था। लगभग 1.25 घंटे तक हम लोग कमरे में बैठे रहे और बातें करते रहे। बीच बीच में मैं कमरे को चारों तरफ से देखती रही। कमरा काफ़ी समय से बंद होने की वजह से सीलन की गंध आ रही थी। तभी मैंने पापा के पलंग की तरफ देखा, तो जो मैंने देखा तो वो मुझे कुछ अजीब सा लगा। पलंग के साइड वाली दीवार पर किसी के नाखूनों से खुरचे हुए गहरे निशान थे। मैंने मन में सोचा शायद ये किसी मरीज़ के दर्द में तड़पने की वजह से ये निशान उसी मरीज़ के होंगे। खैर, अब मैंने माँ से कहा अब घर चलते हैं, कल आएंगे। मैं और माँ घर की तरफ चल दिए। अगले दिन सुबह मैं खाने पीने का सामान लेकर माँ के साथ पापा के पास आ गई। मुझे अपनी ड्यूटी पर भी जाना था,
पापा और भाई से मिलकर मैं ड्यूटी पर चली गई। शाम को आज मम्मी के रुकने की बारी थी। कुछ देर रूम में रुककर मैं भाई के साथ वापस घर की तरफ चल दी। मैंने भाई से पूछा, कोई परेशानी तो नहीं हुई? कुछ देर भाई चुप रहा, पर थोड़ी देर बाद बोला कि कमरा कुछ अजीब सा है। रात को बड़े डरावने सपने दिखाई दिए। उन सपनों ने मुझे बहुत डरा दिया और मुझे फिर नींद नहीं आई। मैंने भाई को समझाया, ये सब इस सन्नाटी जगह पर होने की वजह से ही शायद तुझे सपने दिखाई दिए होंगे। अगले दिन तो जो माँ ने बताया वो कहीं ज़्यादा खौफनाक था। उन्होंने बताया कि रात में कमरे से बाहर कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था, पर देखने पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। रात को एक बार मेरी आँख खुली तो मैंने सामने कुर्सी पर एक आदमी बैठे देखा, जिसके पूरे बदन पर पट्टियाँ ही पट्टियाँ बंधी थी और वो धीरे धीरे कराह रहा था। उसकी झलक मुझे कुछ पल के लिए दिखी और फिर वो गायब हो गया। डर से मैंने आंखें बंद कर ली। नींद में भी मुझे वो आदमी दिखाई देता रहा। और बेटा, मैं सचमुच डर सी गई हूँ और ये कमरा ठीक नहीं है। यहाँ कुछ है, कोशिश करके दूसरा कमरा देखो। मैंने कहा, ठीक है, कोशिश करती हूँ। पापा के सभी टेस्ट नॉर्मल थे और आज उनका ऑपरेशन था। मैंने कोशिश की कि कहीं कोई और कमरा मिल जाए तो ठीक रहेगा, पर कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अब समय काटना तो था ही। खैर, पापा का ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया और वो रूम में आ गए। कल संडे था और मेरी छुट्टी थी। मैंने आज माँ के साथ कमरे में रुकने की ठान ली। अब कमरे में पापा, मम्मी और मैं थी। बातें करते करते काफ़ी देर हो गई। पापा तो सो चुके थे। हमें भी कुछ देर बाद नींद आ गई। रात को मुझे लगा कि कोई मुझे हिलाकर जगा रहा है। मैंने माँ की तरफ देखा, वो तो गहरी नींद में थी। तो फिर कौन था? मैंने चारों तरफ देखा, आसपास कोई भी नहीं था। तभी मुझे बाथरूम में कुछ आवाज़ सी सुनाई दी। शायद नल चल रहा था, उसी की ही आवाज़ लग रही थी। मैं धीरे से उठी और बाथरूम का दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। कुछ पलों के बाद किसी ने बाहर का दरवाज़ा धीरे धीरे खटखटाया। मैंने हिम्मत करके सोचा, आज देखती हूँ ये सब क्या हो रहा है। दरवाज़ा मैंने खोल दिया। बाहर भी कोई नहीं था। अब मुझे थोड़ा सा डर भी लगा, पर अपने आप पर मैंने कुछ हद तक काबू पा लिया। बाहर बल्ब की धीमी रोशनी में अचानक मुझे दूर व्हील चेयर पर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया और वो पूरी तरह से पट्टियों से बंधा हुआ था और धीमे धीमे कराह रहा था। तभी उसके हाथ उठे और वो धीमी सी आवाज़ में बोलने लगा। मुझे बहुत ही फुसफुसाती हुई सी आवाज़ सुनाई दी और लगा कि जैसे वो कह रहा हो, मुझे बचा लो। और ये कहता हुआ वो साया गायब हो गया। अब तो मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी और यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। तब तक माँ भी जाग चुकी थी और मैं दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। बस माँ की बात जैसे दूर से सुनाई दे रही थी। क्या हुआ बेटा, तू बाहर क्यों गई थी और इतनी परेशान क्यों है? क्या तूने भी कुछ देखा है? मैं चुप रही। अगले दिन डॉक्टर आए और पापा का मुआयना करके चले गए, लेकिन मेरा मन कल से ही बेचैन था। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हालांकि पापा का ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया था और डॉक्टर भी सेटिस्फाइड थे, लेकिन मेरा मन तो किसी उलझन में था।
हाँ, माँ की तेज़ आवाज़ ने जैसे मुझे झकझोर दिया। उन्होंने ज़ोर से कहा, बेटा हमें दूसरा कमरा मिल गया है और हम सब अभी शिफ्ट हो रहे हैं। तकरीबन 3 दिन तक पापा हॉस्पिटल में रहे, फिर उनकी छुट्टी हो गई। उनकी आँख ठीक ठाक बन चुकी थी, लेकिन इस बात से मुझे कहाँ चैन था। मैं जानना चाहती थी और बहुत कुछ जानना चाहती थी। इसी तरह असमंजस में लगभग 6 महीने निकल गए और धीरे धीरे मुझे कुछ जानकारी मिलती रही। मैं भी लोगों से बहुत कुछ पूछती रही। कुल मिलाकर मुझे ये बताया गया कि अस्पताल का वो वीरान और डरावना हिस्सा भुतहा है। वहाँ कोई आत्मा या भूत भटकता रहता है, पर वो कौन है, अब मुझे ये जानना था। अक्सर मैं उसी कमरे के ड्यूटी रूम में आ जाती और स्टाफ मेंबर से बातें करती रहती। एक दिन बातों बातों में वहीं के एक वार्ड बॉय ने मुझे बताया कि लगभग 5 साल पहले एक एक्सीडेंट का केस आया था। मरीज को आईसीयू के बाद यहीं के रूम में शिफ्ट किया गया था। उसकी हालत में सुधार हो रहा था, लेकिन एक दिन उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। उसकी फाइल यहीं अलमारी में है। शायद उसी शख्स की आत्मा यहाँ भटकती रहती है। वार्ड बॉय जो वहाँ काफ़ी समय से काम कर रहा था, उसे काफ़ी जानकारी थी। उसने ये भी बताया कि उसकी बीवी ने अस्पताल पर मुकदमा भी दायर किया था, पर मामला वहीं का वहीं ठंडा हो गया। ये सब सुनकर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा और मैं सोच रही थी कि एक मरीज़ कैसे ठीक होने के बाद मौत के मुंह में चला गया। कुछ हफ्तों में मैंने बहुत खोज की और जानकारियां हासिल की और मुझे लगा कि ये लापरवाही का मामला था। अब मैं उस मरीज़ की पत्नी से भी मिलना चाहती थी। इत्तेफाक से एक दिन मेरी मुलाकात उस औरत से हो गई और उसने जो बताया तो मेरा माथा ठनक गया। उसने साफ शब्दों में कहा कि डॉक्टर प्रवीण ने उनके पति की जान ली है और मैं दोबारा केस कर रही हूँ। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। क्या आप मेरी मदद करेंगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक औरत कैसे इस तरह से एक डॉक्टर पर इल्ज़ाम लगा रही है। कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही, लेकिन उसका परेशान और गमगीन चेहरा देखकर मुझे भी कुछ कुछ अजीब सा लग रहा था। खैर, मैंने भी कुछ सोचा और उससे कहा कि मुझसे जितनी भी मदद हो सकेगी ज़रूर करूँगी, और वो औरत चली गई। अब सबसे पहला काम था डॉक्टर प्रवीण के बारे में जानकारी हासिल करना। डॉक्टर प्रवीण अब इस अस्पताल में नहीं थे, उनका ट्रांसफ़र हो चुका था। मैंने उनके बारे में बहुत सी जानकारियां हासिल की। दिन ब दिन मुझे बहुत कुछ पता चलता चला गया। एक दिन वार्ड बॉय आबिद अली ने मुझे जो बताया वो सचमुच में हैरान और बहुत ही दुखद वाकया था। मुझे वो बताता रहा और मैं सुनती रही। उसने बताया कि एक रात एक एक्सीडेंटल केस आया, तब मेरी ड्यूटी यहीं थी। जिसका एक्सीडेंट हुआ वो लगभग 30 साल का शख्स था। बुरी तरह जख्मी हालत में वो यहाँ लाया गया था। बहुत सीरियस कंडीशन थी। लग रहा था शायद वो मुश्किल से ही बचेगा। 3 दिन आईसीयू में रहने के बाद उसकी हालत में कुछ कुछ सुधार होने लगा। अब उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। एक दिन रात में उसकी तबीयत खराब होने लगी। इस दिन डॉक्टर प्रवीण की ड्यूटी भी थी। 2 सिस्टर, मैं और एक जूनियर डॉक्टर उस शख्स के कमरे में थे। सभी अपनी अपनी कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर प्रवीण को कई बार बुलवाया गया, पर उन्होंने कुछ हल्के फुल्के इंस्ट्रक्शन देकर कहा सब ठीक हो जाएगा, और वो नहीं आए। आखिरकार रात 3 बजे उस शख्स ने दम तोड़ दिया।
बाहर रोने के शोर के बीच हम चारों भी बहुत डिस्टर्ब थे और इन सब लापरवाहियों और मौत के ज़िम्मेदार डॉक्टर प्रवीण के साथ हम लोग अपने आप को भी कुछ कुछ दोषी मान रहे थे, पर तब कुछ नहीं हो सकता था सिस्टर। और ये कहकर आबिद अली चुप हो गया। तमाम जानकारियों के मुताबिक डॉक्टर प्रवीण को शराब पीने की लत थी। उस रात भी वो पीकर आए थे और रूम में कुर्सी पर आराम कर रहे थे। अक्सर ऐसा होता था, जब वो आराम करते थे तो किसी मरीज़ को देखने में कुछ लापरवाही कर जाते थे। उन्होंने किसी की एक बात पर भी ध्यान नहीं दिया और देखते ही देखते एक डॉक्टर के सामने एक आदमी इस दुनिया से चला गया। ये मामला सचमुच बहुत ही संगीन और दुखद था और इसने मुझे झकझोर कर रख दिया। अब मैंने उस शख्स जो अब इस दुनिया में नहीं था, उसकी पत्नी की हर मुमकिन मदद करने की कोशिश की। आखिरकार काफ़ी समय तक जद्दोजहद चलती रही और डॉक्टर प्रवीण की इस लापरवाही के मामले का केस उन पर चलता रहा और लास्ट में उन्हें मुजरिम माना गया और उनकी डिग्री जब्त करके मुमकिन सज़ा सुनाई गई। अब वो जेल में हैं। इस बात को बीते कई साल हो गए हैं। मैं अभी भी इस अस्पताल में काम कर रही हूँ। भुतहा घोषित होने वाले इस अस्पताल के इस कोने का आखिरी कमरा अब डरावना नहीं रहा। किसी को कुछ अटपटा या अजीब अब नहीं महसूस होता और मुझे तो ऐसे लगता है कि एक भटकती आत्मा को पूरी तरह से मुक्ति मिल गई और इसके साथ साथ मुझे भी सुकून मिला।